नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट यूपी एग्जाम विद अभिषेक में। हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था पर कुछ अकादमिक लेख और संविधान विशेषज्ञों की टिप्पणियां हैं और इनकी मदद से हम भारतीय नागरिकता की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि जब भारत एक नया गणराज्य बना तब भारतीय कौन था और तब से लेकर आज तक नागरिकता के नियम कैसे बदले हैं, कैसे विकसित हुए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 स्रोतों के मुताबिक संविधान ने नागरिकता के लिए कोई हमेशा चलने वाला कानून नहीं बनाया था। नहीं, उसने सिर्फ एक काम किया, एक कट ऑफ डेट तय की, 26 जनवरी 1950, और बताया कि उस दिन भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। एक तरह से उस वक्त की आग बुझाने जैसा काम। आपने बिल्कुल सही कहा, आग बुझाने जैसा काम। यह अनुच्छेद महज कानून के सूखे शब्द नहीं है, ये उस समय की उथल पुथल, उस दर्द और अनिश्चितता की कहानी कहते हैं। सोचिए, लाखों लोगों का भविष्य इस बात पर टिका था कि वो किस तारीख को सीमा के किस तरफ थे। नागरिकता उस वक्त एक कानूनी हक से ज्यादा एक मानवीय जरूरत थी, एक पहचान, एक सुरक्षा। तो ये पहचान तय कैसे हुई? अनुच्छेद 5 तो सबसे सीधा साधा लगता है। हाँ, वो आधार था कि अगर आप भारत के मूल निवासी हैं और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं, जैसे आपका जन्म यहीं हुआ हो, या आपके माता पिता का, या आप संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। हाँ, ये आधार था। लेकिन कहानी इतनी सीधी थी नहीं। विभाजन ने ऐसी पेचीदगियां पैदा कर दी थीं जिनके लिए खास नियम बनाने पड़े। यहीं पर अनुच्छेद 6 और 7 आते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 6 उन लाखों लोगों के लिए था जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्हें नागरिकता दी गई। एक मिनट, मुझे ये समझना है। अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात कर रहा है जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर वापस आ गए। सही। उस उथल-पुथल और अविश्वास के माहौल में सरकार ये कैसे तय कर रही थी कि कौन सच में लौटना चाहता है? ये तो बहुत ही ज्यादा जटिल रहा होगा। बेहद जटिल। इसीलिए पुनर्वास परमिट जैसी एक व्यवस्था बनाई गई। अच्छा, ये दिखाता है कि संविधान निर्माता हर मानवीय स्थिति के बारे में सोच रहे थे। वे जानते थे कि कई लोगों ने डर या भ्रम में फैसले लिए होंगे, तो उन्होंने वापसी का एक रास्ता खुला रखा। और फिर अनुच्छेद 8 भी था। हाँ, वो उन भारतीयों के लिए था जो विदेशों में रह रहे थे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका या कैरिबियन में। उन्हें भी राजनयिक मिशन के जरिए पंजीकरण करके भारतीय नागरिक बनने का मौका दिया गया। तो संविधान ने उस खास दिन 26 जनवरी 1950 की तस्वीर तो साफ कर दी। उसने बता दिया कि कौन कौन इस भारतीय परिवार का हिस्सा है। जी। लेकिन परिवार तो बढ़ता है, नए लोग आते हैं, कुछ लोग छोड़ के भी जाते हैं। भविष्य के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भविष्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से संसद को सौंप दी गई। यहीं पर अनुच्छेद 9, 10 और 11 की भूमिका आती है। अनुच्छेद 9, जिसने एकल नागरिकता की नींव रखी। बिल्कुल। उसने साफ कहा कि अगर आपने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म। आपकी वफादारी सिर्फ एक देश के प्रति हो सकती है। और मुझे अनुच्छेद 11 सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है। ऐसा लगता है जैसे संविधान निर्माता कह रहे थे कि देखो, हम अभी के लिए नियम बना रहे हैं, लेकिन भविष्य की जरूरतें क्या होंगी ये हम नहीं जानते। हाँ। इसलिए भविष्य की संसद ही तय करेगी कि नागरिकता हासिल करने और खत्म होने के नियम क्या होंगे। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ब्लैंक चेक जैसा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक ब्लैंक चेक ही था। संविधान ने सिर्फ एक ढांचा दिया और संसद को अधिकार दिया कि वो समय और जरूरत के हिसाब से इस पर एक विस्तृत इमारत खड़ी करे। और संसद ने इस चेक का इस्तेमाल किया। हाँ, 1955 में, जब उसने नागरिकता अधिनियम बनाया। यही वो कानून है जो आज तक नागरिकता के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करता है। तो चले अब इस अधिनियम की बात करते हैं। संविधान ने नींव रखी और 1955 के कानून ने उस पर पूरी इमारत खड़ी की। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कानून नागरिक बनने के 5 रास्ते बताता है। जी हाँ, 5 तरीके। पहला और सबसे आम है जन्म से नागरिकता, यानी बाय बर्थ। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बदलाव हुआ है जो दिखाता है कि नागरिकता का विचार कैसे समय के साथ बदलता है। 1987 से पहले भारत की धरती पर पैदा हुआ कोई भी बच्चा भारत का नागरिक बन जाता था। कोई भी। इसे जस सोली का सिद्धांत कहते हैं, यानी मिट्टी का अधिकार। अच्छा, तो अगर किसी विदेशी जोड़े का बच्चा भी भारत में पैदा हो तो वो भारतीय नागरिक बन जाता था। बिल्कुल। लेकिन 1980 के दशक में अवैध प्रवासन की चिंताओं को देखते हुए
इस नियम को बदला गया। ओके। 1987 में एक संशोधन किया गया कि बच्चे के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फिर 2004 में इसे और भी सख्त कर दिया गया। और सख्त? हाँ, कि माता पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यह दिखाता है कि नागरिकता का कानून पत्थर की लकीर नहीं है, यह देश की जनसांख्यिकी और राजनीति के साथ बदलता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो जन्म के अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वंश से नागरिकता, यानी बाय डिसेंट, खून का अधिकार कह सकते हैं। अच्छा। अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन आपके जन्म के समय आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो आप भी भारतीय नागरिक बन सकते हैं। ये तो उन लाखों भारतीयों के बच्चों के लिए है जो दुनिया भर में काम करते हैं। जी बिल्कुल। और तीसरा तरीका है पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। ये किसके लिए है? ये खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए जिनकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई है। उन्हें एक तय समय तक भारत में रहकर आवेदन करना होता है। ठीक है। चौथा तरीका है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन, और ये मुझे हमेशा सबसे दिलचस्प लगता है। ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और अब भारत को ही अपना घर बनाना चाहते हैं। मतलब ये एक तरह से भारत की सांस्कृतिक परीक्षा पास करने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके लिए आपको लगभग 11-12 साल यहाँ रहना होता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भाषा को जानना होता है, और आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक लंबी और गंभीर प्रक्रिया है। और पांचवा तरीका है क्षेत्र समाविष्ट होने पर, यानी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो सरकार वहां के लोगों को भारत की नागरिकता दे सकती है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण पुदुचेरी है। जब 1962 में उसका भारत में विलय हुआ तो एक सरकारी आदेश के जरिए वहां के लोग रातों रात भारतीय नागरिक बन गए। अच्छा, तो नागरिकता मिलती कैसे, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या ये छीनी भी जा सकती है या खत्म हो सकती है? इसके क्या नियम है? हाँ, नागरिकता समाप्त होने के भी 3 मुख्य तरीके इस कानून में बताए गए हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी रेनंसिएशन, अपनी मर्जी से छोड़ना। जी, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो दिमागी रूप से स्वस्थ हो अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोतों में बताई गई है। अगर देश युद्ध में है तो सरकार आपके एप्लीकेशन को रोक सकती है। हाँ। वाह, ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है कि आप मुश्किल वक्त में पाला नहीं बदल सकते। हाँ, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक अहम प्रावधान है। दूसरा तरीका है बर्खास्तगी या टर्मिनेशन। ओके। यहाँ अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। ये अनुच्छेद 9 के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगर आपने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो जिस पल आपने वो नागरिकता ली उसी पल आपकी भारतीय नागरिकता खत्म। मतलब ऑटोमेटिक, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ भी नहीं। और तीसरा तरीका है वंचित किया जाना, यानी डेप्रिवेशन। ये बर्खास्तगी से कैसे अलग है? दोनों में नागरिकता खत्म हो रही है। इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। बर्खास्तगी एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जैसे ही आपने दूसरे देश का पासपोर्ट लिया, आपकी भारतीय नागरिकता का स्विच अपने आप ऑफ हो गया। लेकिन वंचित किया जाना एक मैनुअल प्रक्रिया है। यहाँ सरकार जांच पड़ताल करके किसी खास वजह से आपका स्विच खुद ऑफ करती है। और वो खास वजह क्या हो सकती है? जी, जैसे कि अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की हो, या संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, या युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ अवैध रूप से व्यापार या संपर्क किया हो। ये गंभीर मामले हैं। तो इसमें सरकार को नागरिकता छीनने का अधिकार है? जी बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार इसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं जो भारतीय नागरिकता के दर्शन को परिभाषित करती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि आप चाहे उत्तर प्रदेश के हों, केरल के हों या मिजोरम के, आपकी एक ही पहचान है, भारतीय नागरिक। सही। अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह नहीं, जहां आपके पास देश और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। और ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। संविधान निर्माता विभाजन का दंश झेल चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग मैं पंजाबी हूँ या मैं बंगाली हूँ पहले कहें और मैं भारतीय हूँ बाद में। एकल नागरिकता उस राष्ट्रीय एकता को सीमेंट करने का, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का एक जरिया थी। ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक औजार था। और दूसरी बड़ी खासियत क्या है? दूसरी खासियत है नागरिकों को मिलने वाले कुछ विशेष मौलिक अधिकार। नागरिक होना सिर्फ एक दर्जा नहीं है,
ये आपको कुछ ऐसे अधिकार देता है जो भारत में रहने वाले किसी विदेशी को नहीं मिल सकते। ये नागरिक और गैर नागरिक के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे हमारे स्रोत बताते हैं, अनुच्छेद 15 जो कहता है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकती, या फिर अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को बराबरी का मौका देता है। सही कहा। और सबसे जरूरी है अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी जैसे 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं। और ये सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। जी, ये लोकतंत्र की आत्मा है और ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने और शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 29 और 30 भी केवल नागरिकों के लिए हैं। तो आज हमने भारतीय नागरिकता की पूरी यात्रा को समझा। ये कहानी शुरू हुई विभाजन की त्रासदी से, जहां संविधान ने एक शुरुआती परिभाषा गढ़ी। फिर 1955 के कानून ने इसके नियम कायदे तय किए जो समय के साथ बदलते भी रहे, और आखिर में एकल नागरिकता और विशेष अधिकारों जैसे सिद्धांतों ने इसे एक अनूठी पहचान दी। बिल्कुल।